नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्ष। मैं हूं सुशील कुमार और इस समय हम बात कर रहे हैं भक्तिकाल के। भक्तिकाल के दो भाग हो चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने संत काव्य धारा को समझा था, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप वो सेशन देख सकते हैं। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रेम मार्गी काव्य धारा के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हम क्या बात करने वाले हैं? पिछले सेशन में हम संत काव्य धारा यानी ज्ञान मार्गी काव्य धारा को हमने कंप्लीट कर लिया था और अब यहाँ से हम शुरू करेंगे सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी काव्य धारा। प्रेम मार्गी काव्य धारा क्या बोलते हैं? सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी काव्य धारा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी दर्शन या तसव्वुफ का आधार परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करना है। यानी कि जो सूफी दर्शन है, इसमें जो ईश्वर है या परमात्मा है उसको प्रेमिका के रूप में, तथा जो बंदा है यानी कि जो उसकी आराधना करने वाला है उसको प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। और अगर आगे बात करें कि खुदा के साथ भय का नहीं प्रेम का संबंध है। यानी इसमें जो सूफी काव्य धारा में है वो खुदा यानी कि ईश्वर और जो उसका साधक है, आराधक है, उसके बीच में प्रेम का संबंध दर्शाया गया है। इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। मारिफत क्या? सिद्धावस्था है कि उपलब्धि, जिसमें साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में फना यानी लीन कर देता है। यानी मारिफत क्या अवस्था होती है? सिद्धावस्था होती है। इसमें आत्मा जो होता है, जो साधक होता है, वो खुद की आत्मा को परमात्मा में लीन कर देता है। इसके अंतर्गत इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक यात्रा है। आगे चलते हैं। आगे है कि सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को यानी पुरुष रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि संत कवियों ने परमात्मा को पुरुष तथा आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया है। जबकि संत कवियों ने क्या किया था? संत कवियों ने जो आत्मा है, जो यानी परमात्मा है, उसको पुरुष और जो आत्मा है उसे स्त्री माना था। लेकिन सूफी काव्य धारा में क्या है? इसका उल्टा है। यानी जो परमात्मा है उसको प्रेमिका यानी स्त्री माना जा रहा है और जो आत्मा है यानी आत्मा को क्या माना जा रहा है? पुरुष यानी प्रेमी माना जा रहा है। आगे देखते हैं। प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना की गई है। इसमें प्रेम की इस रूप में स्थापना की गई है, प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना की गई है। सूफी प्रेम साधना में विरह का अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन है। इसमें विरह का बहुत ही अधिक वर्णन किया गया, बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है विरह का। आगे अगर बात करें कि काव्य रूप प्रेमाख्यान प्रबंधात्मक है। परंपरागत काव्य प्रबंध रूढ़ियाँ विद्यमान हैं। भाषा की अगर बात करें तो भाषा क्या हो जाएगी? ठेठ अवधि, मुहावरेदार, अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी का लोक भाषा के शब्दों का बहुतायत प्रयोग मिलता है। अगर इसका मुख्य छंद की बात किया जाए तो इसका मुख्य छंद क्या हो जाएगा? दोहा और चौपाई इसके मुख्य छंद हैं और कहीं कहीं पर सोरठा का प्रयोग किया गया। किसी किसी ने मतलब कुछ जो कवि हैं वो सोरठा का भी प्रयोग किए हैं, लेकिन इसका मुख्य छंद क्या हो जाएगा? दोहा और चौपाई हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं अगर इसमें बात किया जाए अलंकार की तो इसका प्रमुख अलंकार क्या हो जाएगा? इसका प्रमुख अलंकार क्या हो जाएगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त और समाजयोक्त आदि इसके क्या हो जाएंगे? प्रमुख अलंकार हो जाएंगे।
अब बात करें अगर प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है। ये हो गए संप्रदाय और इसके आदि प्रवर्तक हो जाएंगे, ये भारत में प्रवर्तक हो जाएंगे और ये समय हो जाएगा। अगर बात करें चिश्ती संप्रदाय की, तो चिश्ती संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक हैं वो आबू अब्दुल्लाह चिश्ती को माना जाता है। लेकिन भारत में कौन से प्रवर्तक हो जाएंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। और इन्होंने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, वो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे अगर बात किया जाए सुरहावर्दी संप्रदाय की, तो इसके भारत में प्रवर्तक जलालुद्दीन सुर्खपोश हो जाएंगे और इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में की थी। आगे अगर बात करें कि कादरी संप्रदाय, अगर कादरी संप्रदाय की बात किया जाए तो इसके आदि प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी हो जाएंगे और भारत में बंदगी मोहम्मद गौस हैं। इन्होंने इसकी स्थापना कब की, 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में इन्होंने इसकी स्थापना की है। आगे बात करें नक्शबंदी संप्रदाय, तो नक्शबंदी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक बहा अल्दीन नक्शबंद हैं। भारत में इसके प्रवर्तक मोहम्मद बाकी इल्लाह बैरंग हो जाए और इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना कब की, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना। आगे चलते हैं। आगे सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता कौन है। अगर प्रथम कवि और प्रस्तोता की बात की जाए तो पहले गणपत चंद्र गुप्त की बात करें तो गणपत चंद्र गुप्त किसे मानते हैं, पहली रचना यानी प्रेम मार्गी या सूफी काव्यधारा की पहली रचना किसे मानते हैं, हंसावली की। समय क्या है, 1370 ईस्वी। रचनाकार कौन हो जाएंगे, असाइत हो जाएंगे। राम कुमार वर्मा की बात की जाए तो इन्होंने चंदायन को पहली रचना माना है, इसका समय क्या है, 1379 समय है और इसके रचनाकार कौन है, मुल्ला दाऊद। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात किया जाए तो इन्होंने सत्यवती कथा को प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना माना है और समय की बात करें तो 1501 है। लेखक कौन हो जाएंगे या रचनाकार, ईश्वरदास हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल की अगर बात किया जाए तो इन्होंने मृगावती को प्रेम मार्गी शाखा की पहली रचना माना है, जो कि 1501 की है और इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, कुतुबन हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए आगे चलते हैं। असाइतकृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बैताल की कथा है। इसमें पाटड़ की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। अगर आगे बात करें, राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को डोर कहा या डोर कथा नाम से अभिहित किया है। इम्पॉर्टेंट है, यानी डॉक्टर राम माता प्रसाद गुप्त जो हैं वो चंदायन को डोर कहा या डोर कथा नाम से अभिहित किया है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये चंदायन किसकी रचना है। चंदायन के रचनाकार का नाम बताइए, रचनाकार का नाम बताओ। चंदायन के रचनाकार का नाम कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या हो जाएंगी। हंसावली की अगर बात किया जाए तो इसका वर्ष है 1370 ईस्वी। रचनाकार असाइत हो जाएंगे और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो राजस्थानी। छंद कौन से हैं, चौपाई और दोहा, यानी चौपाई की अधिकता है, दोहा। आगे अगर बात किया जाए चंदायन, तो चंदायन का समय क्या हो जाएगा, 1379। रचनाकार मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। भाषा इसकी अवधि हो जाएगी और ए भी इसमें छंद कौन सा प्रयुक्त हुआ है, चौपाई और दोहा। आगे देखेंगे लखन सेन पद्मावती कथा, इसका समय 1459 ईस्वी। लेखक हो जाएंगे दामोदर कवि।
भाषा इसकी राजस्थानी है और प्रयुक्त छंद कौन हो जाएंगे, चौपाई, दोहा और सोरठा। आगे बात करें सत्यवती कथा की, तो इसका समय है 1501 ईस्वी। रचनाकार ईश्वरदास हो जाएंगे और इसकी भाषा अवधी है। प्रयुक्त छंद दोहा और चौपाई हो जाएंगे। मृगावती की अगर बात किया जाए तो मृगावती का समय है 1501 ईस्वी। लेखक इसके रचनाकार कुतुबन हो जाएंगे। भाषा इसकी अवधी है और प्रयुक्त छंद दोहा और चौपाई। आगे बात करें माधवानल काम कांदला की, इसका माधवानल काम कांदला, ये तीन रचनाएं हैं। तीनों तीन रचनाएं हैं और इसके तीन लेखक हैं। तीनों लेखक ने अलग अलग इसके लेखक हैं, तीनों रचनाओं के लेखक अलग अलग हैं। अगर पहले बात किया जाए माधवानल मकंदला काम कंदला, इसके जो समय है 1527 ईस्वी। रचनाकार गणपति हो जाएंगे। भाषा इसकी राजस्थानी है और इसमें सिर्फ दोहा का प्रयोग किया गया है, सिर्फ दोहे में लिखी गई रचना है। आगे बात करें पद्मावत की, तो पद्मावत का समय 1540 ईस्वी है। लेखक या रचनाकार जयसी हो जाएंगे। भाषा इसकी अवधी है। प्रयुक्त छंद चौपाई और दोहा है। आगे बात करें मधुमालती की, तो मधुमालती का समय 1545 है। रचनाकार मंझन हो जाएंगे। भाषा अवधी हो जाएगी और प्रयुक्त छंद दोहा और चौपाई हो जाएंगे। आगे फिर है माधवानल काम कंदला, ये चौपाई में है। माधवानल काम कंदला चौपाई इसका इसका समय क्या है, 1556 है। रचनाकार हैं कुशल लाभ। प्रयुक्त भाषा कौन सी है, राजस्थानी है और प्रयुक्त छंद कौन है, चौपाई, दोहा और सोरठा हो जाए। इस प्रकार से चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि आगे रचना है प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। इसका समय क्या हो जाएगा, 1556। रचनाकार जटमल हो जाएंगे। भाषा राजस्थानी है। छंद का इसमें नहीं बताया गया है। रूप मंजरी, आगे क्या है रूप मंजरी, ई का चौपाई है छंद, दोहा और चौपाई है। दोहा चौपाई छंद है, दोहा और चौपाई छंद है। आगे बात करें रूप मंजरी की, तो रूप मंजरी की अगर बात किया जाए तो इसका समय क्या है, 1568। रचनाकार नंददास हो जाएंगे। भाषा ब्रज भाषा है। छंद कौन से हो जाएंगे, दोहा और चौपाई हो जाएगा। अगली रचना है माधवानल काम कंदला। ये 1584 की है, जो आलम की रचना है। ये रचना सबसे ज़्यादा क्या है, फेमस है। इसी को ये जो माधवानल काम कंदला है, ये फेमस रचना है। 1584 की, जो कि आलम की है। इसकी भाषा अवधी है और प्रयुक्त छंद चौपाई, दोहा, सोरठा है। आगे बात करें छिताई वार्ता, इसका समय 1590। नारायण दास इसके रचनाकार हैं। राजस्थानी ब्रज भाषा है और इसमें प्रयुक्त छंद दोहा और चौपाई हो जाएंगे। फिर चित्रावली आता है। इसका 1613। रचनाकार उस्मान। भाषा अवधी और प्रयुक्त छंद दोहा और चौपाई और दोहा हो जाएगा। फिर रसरतन 1618। रचनाकार पोहकर। भाषा अवधी, प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई। ज्ञानदीप 1619। शेख नबी। भाषा अवधी, प्रयुक्त छंद दोहा और चौपाई। नल दमयंती पद 1625। नरपत व्यास रचनाकार हो जाएंगे। भाषा अवधी हो जाएगी, दोहा चौपाई छंद हो जाएंगे। हंस जवाहिर की बात करें तो ये 1731 ईस्वी की। रचनाकार कासिम शाह। भाषा अवधी और प्रयुक्त छंद दोहा और चौपाई हो जाएगा। नल चरित्र की बात करें तो 1641। रचनाकार मुकुंद सिंह। भाषा अवधी और प्रयुक्त छंद दोहा और चौपाई है। आगे बात करें इंद्रावती की, तो इंद्रावती का समय है 1744। रचनाकार नूर मोहम्मद। भाषा अवधी और प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई हो जाएगा। अनुराग बांसुरी की अगर बात करें तो इसका समय है 1764 और रचनाकार नूर मोहम्मद। भाषा अवधी, प्रयुक्त छंद दोहा और चौपाई। ये तो हो गए सारे। अगर एक शॉर्ट ट्रिक है, अचम पम चित्र ज्ञान
आई। किस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हा से क्या हो जाएगा, हा से क्या हो जाएगा, हंसावली हो जाएगा, हंसावली। ये बिल्कुल सीक्वेंस से है। चा से क्या हो जाएगी, चंदायन हो जाएगी। यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे बताते हैं, अचम पम चित्र ज्ञान आई। इसमें अगर बात करें तो हा से क्या हो जाएगा, हंसावली हो जाएगा, चा से चंदायन हो जाएगा, माँ से मृगावती हो जाएगा, पा से पद्मावती हो जाएगा, और माँ से क्या हो जाएगा, मधुमालती हो जाएगा, चित्र से चित्रावली हो जाएगा, या से, या से क्या हो जाएगा, चित्र ज्ञान, ज्ञान। आ से हो जाएगा हंस जवाहिर, ई से हो जाएगा, ई से इंद्रावती हो जाएगा, और आ से अनुराग बांसुरी हो जाएगा। इस हिसाब से इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट सारी ये रचनाएं आ जाती हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या दे है कि पौराणिक कथानकों में सर्वाधिक प्रिय नल दमयंती का आख्यान रहा है, जिस पर 6 काव्य उपलब्ध होते हैं। हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बैताल कथा है। इसमें पाटड़ की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। आगे अगर बात करें तो राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत मुल्ला दाऊद को रखा है, पीछे हो चुका है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। इसमें चंदा को अलौकिक सत्ता का प्रतीक माना गया है। आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस क्लास की आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके द्वारा आप, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी। आगे चलते हैं। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखम सेम पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। सत्यवती कथा ने के कवि ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे, इसलिए सूफी मत के अंतर्गत पूर्ण रूप से न आ सकने के कारण शुक्ल जी ने उन्हें भक्ति काल की किसी शाखा में नहीं रखा। प्रेमावती के प्रेमाख्यान रंजन द्वारा लिखी गई है। आगे अगर बात करें, कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ये जौनपुर के राजा हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। आगे देखते हैं फिर अब मलिक मोहम्मद जायसी। अगर मलिक मोहम्मद जायसी की बात की जाए तो इनका समय 1492 से 1542 ईस्वी माना जाता है। इनके बारे में अगर बात किया जाए तो आखिरी कलाम में जायसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है कि भा अवतार मोर नौ सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। यानी जायसी सूफी फकीर शेख मोहिदी यानी मोहाउद्दीन के शिष्य थे, वह जायस में रहते थे। आगे अगर बात करें तो शुक्ल ने बात करें तो शुक्ल ने पद्मावत के पूर्वार्ध को कल्पित एवं उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। यानी जो पद्मावत है, जायसी की पद्मावत है, उसका जो पूर्वार्ध पहले का भाग है उसे कल्पित कल्पित बताया है, यानी कल्पनातीत बताया है, यानी जाली बताया है। बाकी जो उत्तरार्ध है यानी बाद का जो भाग है उसको ऐतिहासिक माना है। आगे अगर बात करें, शुक्ल के अनुसार कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई
परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। जायसी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। अगर जायसी की रचनाओं का परिचय के बारे में बात किया जाए तो इनकी ये इधर रचनाएं हो जाएंगी और इसके बारे में इधर संबंधित संक्षेप उल्लेख दिया गया है। अगर पद्मावत की बात की जाए तो रत्न सेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी है इसमें। अखरावट की बात की जाए तो इसमें देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ सूफी दर्शन को प्रस्तुत करना आदि है इसमें। आखिरी कलाम की अगर बात करें तो इसमें कयामत का वर्णन हजरत मोहम्मद का महत्व दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। अगर कहरनामा की बात किया जाए तो इसमें आध्यात्मिक विवाह वर्णन परमात्मा की महत्ता अन्योक्तिमूलक काव्य कहरवा शैली में चित्रित है, यानी कहरवा शैली में बताया गया है। आगे इनकी है एक चित्ररेखा। चित्ररेखा की बात करें तो चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी का वर्णन है इसमें। मसलनामा में की बात की जाए तो इसमें लोकोक्तियों यानी मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम आदि को दर्शाया गया। कान्हावत की बात किया जाए तो कान्हावत में कृष्ण का चरित्र पद्मावत जैसी शैली संभवतः की साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य अवतारवाद का प्रतिपादन सूफी मत से अछूत, यानी कि ये एक ऐसी रचना है जिसमें सूफी दर्शन नहीं मिलता है, यानी सूफी मत से। आगे अब बात करेंगे पद्मावत की। अगर पद्मावत की बात किया जाए इसका समय क्या माना जाता है, इसका समय 1540 ईस्वी माना जाता है। कहीं कहीं पर 1520 भी दे रखा, लेकिन इसके बारे में बताया गया कि जायसी ने पद्मावत के निर्माण काल का समय 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी दिया है, लेकिन जायसी ने पद्मावत में शाहे वक्त शेर शाह की प्रशंसा भी की है। शेर शाह का शासन 947 इसलिए क्या हो जाता है, शुक्ल जी ने लिखा है इस दशा में यही दान पड़ता है, तब इन्हें कुछ थोड़े से तब तो सन 1520 बनाए थे ग्रंथ को अभी शेर शाह के समय किया। अतः पद्मावत का सही समय सन 1540 या 940 की मानना ही तर्क संगत लगता है। सन 1540 को डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास अब बच्चन सिंह इतिहास ग्रंथ में आ गया है। यहाँ तक कि बच्चन सिंह सन 927 नकल की गलती मानते हुए सन 940 को कवि ने पद्मावत के निर्माण काल के बीच में लिखा है। सन 927 तथा आरंभन बैन कवि से अवधि का प्रथम महाकाव्य हो जाता है। 52 खंड अपेक्षा अलंकार की प्रधानता। आगे बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रंथारंभ में जो ग्रंथ का यानी शुरुआत में ही की प्रशंसा है, शेर शाह शाहे वक्त से प्रशंसा की गई है। आरंभ में ही शेर शाह की प्रशंसा की गई, वैसे कि शेर शाह दिल्ली सुल्तानू 12 खंड तपयजस, इस प्रकार से शेर शाह की प्रशंसा की गई है। आगे बात करें पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद। बांग्ला में अनुवाद अरकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन
1650 ईस्वी में के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवा किया। किसने है? आलो उजाला नामक। ये क्या है? करने वाले हैं, कवि हैं आलो उजाला। और ये कौन है? ये वजीर हैं मगन ठाकुर। उन्होंने आलो उजाला के द्वारा क्या करवाया था? बांग्ला में अनुवाद करवाया था। आगे बात करें पद्मावत में पद्मनी परम सत्ता का, रत्नसेन साधक का, राघव चेतन शैतान का एक है। इसकी कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी यानी ट्रेजेडी कहा है। शाही रायसी को मूलतः कभी ही। और अगर बात किया जाए पद्मावत में अन्योक्ति व समासोक्त दोनों के तत्व, फिर भी यह समासोक्त के अधिक निकट है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, इस क्लास या किसी भी क्लास की पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल आपको कहाँ मिलेगी? इस क्लास की या किसी क्लास की आपको फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ बिल्कुल निःशुल्क ये जो पीडीएफ है पूरी की पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। और साथ में ये तो पीडीएफ दी ही जाएगी, साथ में आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। A4 साइज में आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी वहाँ दी जाएगी। साथ में आपको और क्या दिया जाएगा? टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर प्रोवाइड। इसलिए आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। पद्मावत की प्रतीक योजना क्या है? रत्नसेन की अगर बात की जाए तो रत्नसेन का अर्थ क्या है? मन या आत्मा या साधक के रूप में दर्शाया। सिंघल की अगर बात की जाए तो सिंघल क्या है? सिंघल हृदय का प्रतीक है। पद्मावती की बात की जाए तो श्रद्धा सात्विक बुद्धि यानी परमात्मा का प्रतीक है। सुआ यानी कि हीरामन तोता की बात किया जाए तो ये गुरु का प्रतीक है। पंक्ति भी आती है, गुरु सुआ जी पंथ दिखावा, ऐसे करके आती है, इसमें पंक्ति है। तो यानी जो तोता है हीरामन तोता है उस किसका प्रतीक आएगा? गुरु। नागमती की बात की जाए तो नागमती दुनिया धंधा है, सांसारिक बुद्धि है। राघव चेतन की बात की जाए तो ये शैतान का प्रतीक हो जाए। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो माया का प्रतीक। आगे चलते हैं। पद्मावत का पहला भाग पीछे भी बता चुके हैं, काल्पनिक तथा दूसरा भाग इतिहास व कल्पना का मिश्रण बताया है आचार्य रामचंद्र। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को जाता। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा जाता है। प्रेम की पीर का काव्य कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि एवं लिपि फारसी है। लिखा गया है लिपि फारसी। आगे अगर बात करें शुक्ल जी पद्मावत अखरावट व आखिरी कलाम को की जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली से में ये तीनों रचनाएं ही संकलित हैं। यानी शुक्ल द्वारा जो ग्रंथावली मलिक मोहम्मद जायसी की ग्रंथावली है में केवल 3 ही रचनाओं का इन्होंने जिक्र किया है और 3 ही रचनाएं मोहम्मद जायसी की मानते। आगे अगर बात किया जाए तो आखिरी कलाम सन 1528 हिजरी 936 बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द
हृदय यानी हीय, सिंघल द्वीप के लिए उपयुक्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट हमें बहुत मोटिवेट वेट करता है। इसलिए अभी वीडियो को लाइक करें। अपने विचारों को या सुझावों को कमेंट के द्वारा मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों के साथ शेयर करें और हर जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए ज्ञानवर्ध चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी अवश्य दबा लें, जिससे प्रत्येक सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आशा करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इसी तरह हमसे जुड़े रहें। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।